नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्राचीन आर्थिक विचार के बारे में, जो हमारे आर्थिक विचार के इतिहास की बुक का दूसरा लेसन है। प्राचीन आर्थिक विचार यानी एंशियंट इकोनॉमिक थॉट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस लेसन को। अरस्तु ने बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी? इकोनोमिया। इकोनोमिया बुक लिखी अरस्तु ने। कितनी पुस्तक लिखी इकोनोमिया नाम से? 2 पुस्तकें। इन पुस्तकों में अर्थशास्त्र को गृह प्रबंधन का अध्ययन बताया। अरस्तु ने अर्थशास्त्र को क्या बताया? गृह प्रबंधन का अध्ययन बताया, जिसके अनुसार धन की प्राप्ति, सुरक्षा तथा उसका उचित प्रयोग करना ही अर्थशास्त्र का विषय है। अर्थशास्त्र का अरस्तु ने विषय क्या बताया? धन प्राप्ति, सुरक्षा और उसका उचित उपयोग। उचित उपयोग या प्रयोग। प्रारंभिक क्रिस्तानी काल में धार्मिक शिक्षा के प्रचार के कारण अर्थशास्त्र के अध्ययन की ओर कम ही ध्यान दिया गया था। प्राचीन काल में अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र आदि अन्य विषयों का ही अंग समझा जाता था कि इन सब का ही अर्थशास्त्र पार्ट है। 16वीं व 17वीं शताब्दी में वणिकवादी, कौन? वणिकवादी और प्रकृतिवादी, ये भी अर्थशास्त्र को विज्ञान का रूप देने में असफल रहे। एडम स्मिथ ने प्राचीन मध्यकालीन लेखकों, वणिकवादियों व प्रकृतिवादियों के बिखरे विचारों को एकत्रित कर उसका विश्लेषण किया। इन्होंने 1776 में बुक लिखी। कौन सी? 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी? वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में इन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन, वणिकवादी व प्रकृतिवादी, इन सब के बिखरे हुए विचारों को क्या किया? एकत्रित किया और एक बुक का रूप दिया। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के इतिहास को प्रारंभ किया था। इसे अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है या अर्थशास्त्र का जनक। तो क्वेश्चन आ सकता है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जा सकता है? अर्थशास्त्र का जनक तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि प्राचीन आर्थिक विचारों के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? क्यों जरूरत पड़ती है इनके अध्ययन की? सबसे पहले तो वर्तमान को अच्छी तरह समझने के लिए तथा भविष्य संबंधी ठीक ठीक भविष्यवाणी करने के लिए भूतकाल का अध्ययन आवश्यक होता है, ये हमें पता है। इसलिए प्राचीन तथा मध्यकालीन अधूरे आर्थिक विचार का अध्ययन करके वणिकवादियों के आर्थिक विचार का अध्ययन किया जाता है तथा इसको समझा जा सकता है। क्या है? प्राचीन व मध्यकालीन प्लस मध्यकालीन, इन आर्थिक विचारों का अध्ययन करके हम किसको समझ सकते हैं? वणिकवादियों के विचार को समझ सकते हैं, क्योंकि वणिकवादियों ने इनके विचारों में ही तो संशोधन करके नए विचार दिए। फिर
वणिकवादियों के विचारों का अध्ययन करके किसको समझ सकते हैं? प्रकृतिवादियों को। प्रकृतिवादियों का अध्ययन करके हम क्या समझ सकते हैं? एडम स्मिथ व उसके अनुयायियों को समझ सकते हैं। और इसके अध्ययन के बाद किसे समझ सकते हैं? संस्थापित अर्थशास्त्र को। किसे? संस्थापित अर्थशास्त्र को समझ सकते हैं। और संस्थापित अर्थशास्त्र के अध्ययन के बाद ही हम किन्स के अर्थशास्त्र को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्रमबद्ध अध्ययन से अर्थशास्त्र को जान सकते हैं तथा पिछले आर्थिक विचारक को जानकर नए आर्थिक विचारक को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इससे हम क्या समझे? नोट लगाकर लिख लो कि प्रत्येक आर्थिक विचारक को समझने हेतु पूर्व संस्थापित यानी जो पहले आर्थिक विचार दे चुका है उसका अध्ययन करना आवश्यक रहता है। अब हम बात करेंगे प्राचीन यहूदी व हिंदू समाज की। प्राचीन यहूदी समाज है, इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहूदी समाज का मूसा के आदेशों का पालन करना। मूसा के आदेशों का पालन। और इनका रूल क्या था? नियम क्या था कि एक यहूदी है वो दूसरे यहूदी को क्या नहीं दे सकता? ब्याज पर उधार नहीं दे सकता। किसी द्रव्य को, कोई द्रव्य है वह ब्याज पर नहीं दे सकता। ये तो ही प्राचीन यहूदी विचारधारा। हिंदू समाज की विचारधारा क्या थी? दाम दुप्त के अनुसार। इसके अनुसार दाम दुप्त के अनुसार ब्याज की अधिकतम मात्रा मूलधन से अधिक नहीं हो सकती। यानी ब्याज कितना लिया जा सकता है? मूलधन से कम, मूलधन से अधिक ब्याज नहीं लिया जा सकता है। तो यहूदी विचारधारा में ब्याज क्या था? वर्जित था, जबकि हिंदू समाज में ब्याज उचित था। लेकिन ब्याज लेना ही दोनों समाजों में क्या समझा जाता था? बुरा। परंतु ब्याज की बाद में निर्धारित दर प्रारंभ कर दी गई और निर्धारित दर पर ब्याज लेना आरंभ कर दिया गया। अंतरवर्गीय आर्थिक शोषण की समस्या के निराकरण हेतु उचित मूल्य पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। इसलिए अंतर वर्गीय आर्थिक शोषण से मुक्ति हेतु क्या किया जाने लगा? उचित मूल्य पर क्रय विक्रय किया जाने लगा। क्रय विक्रय किया जाने लगा। किसका निर्यात मना था या बैन था? आवश्यक वस्तुओं का, यानी आवश्यक वस्तुओं का निर्यात नहीं कर सकते थे। अकाल में वस्तुओं का संचय करना भी मना था। यदि अकाल पड़ जाता था तो स्टॉक नहीं कर सकते थे, वस्तुओं का संचय नहीं कर सकते थे। अधिकतम लाभ की मात्रा कितनी निर्धारित की गई? अधिकतम लाभ की मात्रा 17% निर्धारित की गई। इसकी लाभ की मात्रा की, इससे ज्यादा लाभ नहीं कमाया जा सकता। प्राचीन काल में व्यापार व उद्योग का विकास नहीं होने से मूसा नियम में इनके वेतन के संबंध में कोई विवरण नहीं है, परंतु बाद में इसका विकास हुआ और इनके वेतनों, कारीगरों, श्रमिकों का भी नियमन किया जाने लगा। प्राचीन हिंदू समाज में जाति आधारित आर्थिक व सामाजिक वर्ग थे। यानी प्राचीन में ये देखिए हिंदू समाज था, इसमें किस प्रकार के वर्ग थे? कास्ट बेस्ड, यानी जाति आधारित। और जाति आधारित में भी दो भाग में विभाजित थे, आर्थिक
व सामाजिक, ये वर्ग था। आपको पता होगा प्राचीन हिंदू संस्कृति में 4 वर्ग थे। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका वर्णन कहा दिया गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद से पता चलता है। ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों का क्या काम था? ब्राह्मणों का क्या काम था? स्टडी, वेद पढ़ाना, धर्म प्रचार करना, त्याग करना, दान देना आदि। क्षत्रिय का क्या काम था? डिफेंस का, रक्षा का, देश की रक्षा करना। वैश्य का क्या काम था? कृषि प्लस व्यापार। और शूद्र का क्या काम था? इन तीनों वर्णों की क्या करना था? इन तीनों वर्णों की सेवा करना था, यानी सर्विस का काम। तो यह कार्य विभाजन था प्राचीन काल में। देखिए, जिस प्रकार समाज आगे बढ़ता गया उस प्रकार से सुधार होते गए। आपको पता है प्राचीन काल में शुरुआत में मनुष्य घुमंतु था, बाद में रक्षा आदि की दृष्टि से साथ में रहने लगे, बाद में और डेवलप हुआ तो कार्य का विभाजन हुआ और वर्तमान में लोकतंत्र में अधिकारों तक बात पहुंच चुकी है। तो धीरे धीरे सुधार होता रहेगा। इसके अलावा पहले कौन होता था? किंग, यानी राजा। राजा का क्या कार्य था? यह देखना था कि चारों वर्ण कौन से, जो मैंने आपको पहले बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं या नहीं। किसी भी मनुष्य को अपने से नीचे वर्ण की स्त्री से संबंध रखने पर कौन सा दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड। यानी कोई सा भी वर्ण था अपने से नीचे की स्त्री से विवाह नहीं कर सकता था। तो यह वैवाहिक बंधन था जिसमें लगभग ब्राह्मण से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, शूद्र से शादी कर सकता था। व्यापार अधिक लाभप्रद होते हुए भी प्राचीन काल में कृषि का उच्चतम आर्थिक महत्व था। यानी जो व्यापार है वो लाभप्रद था, फिर भी किसका महत्व था? कृषि का महत्व था। भूमि को स्थायी पूंजी माना जाता था। भूमि क्या थी? स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी। कृषि के बाद सबसे पहले किसका स्थान था? कृषि, यानी 1 नंबर था कृषि का, 2 नंबर था व्यापार का। और सबसे खराब किसे समझा जाता था? नौकरी को। सबसे खराब नौकरी। कहावत भी प्रचलित है इस संबंध में, उत्तम खेती मध्यम वंश, अधम चाकरी भीख निदान। कृषि का अधिक महत्व होने लगा तो इससे क्या हुआ? चारागाह युग प्रारंभ हुआ। कौन सा? चारागाह युग, जिसे हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? पोस्टोरल एज। फिर चारागाह युग से किसका विकास हुआ? कृषि युग का। कृषि युग का यानी एग्रीकल्चर एज का विकास हुआ। इस काल में आर्थिक क्रियाएं धार्मिक उद्देश्यों पर केंद्रित थी, यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटी, यानी आर्थिक क्रियाएं किस पर केंद्रित थी? धार्मिक क्रियाओं पर केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य ईश्वर भक्ति द्वारा क्या करना प्राप्त था? मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना था। इसलिए सादगी का जीवन अच्छा माना जाता था। अब हम देखते हैं प्राचीन यूनानी आर्थिक विचार क्या थे। यूनानी आर्थिक विचार क्या थे? हेरोडोट्स व थुसिडियस, इन्होंने अपनी पुस्तकों में आर्थिक विचारों के अध्ययन को महत्व दिया। यूनानी चिकित्सक
हिप्पोक्रेटिस ने सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों के संबंध में लिखा। डेमोक्रिटस ने धन व कृषि के बारे में लिखा। 5वीं शताब्दी पूर्व प्रोटगोरस तथा पोलस ने नीति शास्त्र व राज्य के सिद्धांत का सविस्तार अध्ययन किया। 3री शताब्दी पूर्व जिन्नो व एपिक्यूरस ने मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में लिखा कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। फिर जिन्नोफन का जिक्र आता है। जिन्नोफन ने गृह प्रबंधन तथा संपत्ति के विषय पर अनेक छोटी पुस्तकें लिखी। इन्हें सैनिक इतिहास लेखक तथा एनाबेसिस लेखक भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? एक ओइकोनोमस नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने कृषि की बहुत प्रशंसा की। वह प्रकृति को सभी प्रकार के उत्पादक का स्रोत माना और इसने उत्पादक का स्रोत किसे माना? प्रकृति को। वे स्वास्थ्य प्रदत्त कार्य में इसे शामिल करना चाहते थे। दास श्रम के पक्षधर थे। जिन्नोफन दास श्रम के पक्षधर थे, परंतु उनके साथ अच्छे व्यवहार के हिमायती थे। धन की मुख्य विशेषता उपयोगिता बताते हैं कि इन्होंने कहा, जिन्नोफन ने, कि धन की मुख्य विशेषता क्या है, कि धन क्यों चाहिए? क्योंकि धन की है उपयोगिता, सीधी सी बात है, इसलिए धन चाहिए। आवश्यकताओं से अधिक भौतिक संपत्ति वाले व्यक्ति को क्या कहा? धनी। इन्होंने कहा धनी कौन है? जिसके पास सपोज दैट एक गाय की आवश्यकता थी लेकिन उसके पास 5 गाय हैं, तो वह क्या है? धनी है, यानी एक से अधिक गाय वाला। इसकी दूसरी पुस्तक जिन्नोफन की कौन सी थी? वेव्स एंड मीन्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ एथेंस। क्या नाम था? लिख लीजिए, वेव्स एंड मीन्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ एथेंस। इस पुस्तक में राजस्व का विवेचन किया। किसका विवेचन किया? पब्लिक फाइनेंस का। पब्लिक फाइनेंस का विवेचन किया। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि विदेशी व्यापार को आगम का अच्छा स्रोत, इस पुस्तक में इन्होंने आगम का अच्छा स्रोत किसे बताया? आगम का अच्छा स्रोत यानी गुड स्रोत किसे बताया? व्यापार को। तथा मूल निर्धारण सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मूल्य वस्तुओं की मांग व पूर्ति द्वारा निश्चित होता है। तो देखो, ये जिन्नोफन कब हुआ था? 444 से 354 ईस्वी पूर्व हुआ यह जिन्नोफन। इन्होंने बताया था क्या? इन्होंने मूल्य के बारे में बताया। इन्होंने कहा मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है? मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है? मांग व पूर्ति से मूल्य का निर्धारण होता है। तो अब आप समझ गए होंगे प्राचीन विचारों को पढ़ना क्यों आवश्यक है। इसी के बाद या इन्हीं को अध्ययन करके बाद में अनेक मूल्य के सिद्धांत आए। इन्होंने कहा कि चांदी की मांग असीमित व उत्पादन में उच्चावचन होने से इसके मूल्य स्थिर रहने के कारण इसके समर्थक थे। इन्होंने श्रम विभाजन के लाभ तथा उत्पत्ति ह्रास नियमों के बारे में भी अपने विचार स्पष्ट किए जिन्नोफन ने। तो जिन्नोफन ने किन किन पर विचार स्पष्ट किए? मूल्य पर, इसके अलावा श्रम विभाजन के लाभ पर और उत्पत्ति के ह्रास नियम पर, ह्रास नियम पर। समझ गए? यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं।
अब हम एक महत्वपूर्ण दार्शनिक या आर्थिक विचारक के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो के बारे में। ये कब हुए थे? 427 से 347 ईसा पूर्व। किसके शिष्य थे ये? प्लेटो सोक्रेटिस के शिष्य थे। किसके थे? सोक्रेटिस के शिष्य। प्लेटो ने किसका वर्णन किया? न्याय व आदर्श राज्य के मध्य संबंध का, आदर्श राज्य के मध्य संबंध का वर्णन किया। प्लेटो की बुक कौन सी है? द रिपब्लिक। इसमें इन्होंने क्या बताया? राज्य का सिद्धांत। तो आप जान गए होंगे कि मैंने कल बताया था कि आर्थिक विचारों का इतिहास इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स के अलावा सोशियोलॉजी के स्टूडेंट को भी पढ़ना आवश्यक होता है। इन्होंने राज्य के सिद्धांत तथा आर्थिक क्रियाओं का विचार श्रम विभाजन के विचार पर दिया। किसके आधार पर विचार दिया इन्होंने? श्रम विभाजन के आधार पर। इन्होंने बताया श्रम विभाजन मनुष्य की प्रकृति में भिन्नता होने के कारण उत्पन्न होती है कि जब एक मनुष्य केवल एक ही कार्य को जिसमें वह निपुण है ठीक समय पर करता है, तब वस्तुएं अच्छे प्रकार की तथा अधिक मात्रा में सुविधा के अनुसार बनाई जा सकती हैं। इसी के विचार से क्या आया? रिकार्डो का श्रम विभाजन। क्या आया? रिकार्डो का श्रम विभाजन सिद्धांत आया। इसके अलावा एडम स्मिथ का श्रम विभाजन भी, रिकार्डो और इसके अलावा एडम स्मिथ ने भी श्रम विभाजन सिद्धांत प्लेटो के श्रम विभाजन सिद्धांत के आधार पर ही दिया। इसमें आदर्श राज्य का कर्तव्य उत्पादन में वृद्धि की अपेक्षा देश में मानव सुधार करना था। इन्होंने आदर्श राज्य कौन सा बताया? कि उत्पादन के बजाय किस में वृद्धि करता है? मानव सुधार में, देश में मानव सुधार में वृद्धि करता है, वही आदर्श राज्य है। इन्होंने आदर्श राज्य का एक डायग्राम भी दिया, ये देख सकते हैं आप। यहां पर कौन आते हैं? यानी आधार में कृषक प्लस कारीगर। इसके बाद में कौन आते हैं? सैनिक प्लस सैनिकों के सहायक। सबसे ऊपर कौन आता है? राजा प्लस ज्ञानी, यानी राजा और तत्वज्ञानी इसमें आते हैं सबसे ऊपर। और फिर बनता है क्या? आदर्श राज्य। इन्होंने बताया कृषक व कारीगर क्या करते हैं? आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया सैनिक प्लस सहायक क्या करते हैं? यह बाहरी आक्रमण से रक्षा, बाहरी आक्रमण से रक्षा करते हैं। और राजा तथा तत्वज्ञानी ये राज करते हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में किसका निर्माण किया? आदर्श राज्य में किसका निर्माण किया? साम्यवाद का निर्माण किया। तो आप, साम्यवाद कोई नई विचारधारा नहीं है, साम्यवाद प्लेटो के समय से चली आ रही विचारधारा है। मगर इनका साम्यवाद किस पर आधारित था? इसका साम्यवाद समानता के विचार पर आधारित नहीं था, बल्कि इन तीन विभिन्न वर्गों पर आधारित था। ये जो मैंने आपको डायग्राम में तीन वर्ग बताए हैं, इन पर आधारित था। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य क्या था? वर्ग विहीन समाज की स्थापना। इन्होंने स्त्रियों के लिए समाज में ऊंचा स्थान निर्धारित किया। इनकी दूसरी पुस्तक थी किसकी? प्लेटो की। पहली कौन सी थी? द रिपब्लिक। और सेकंड पुस्तक
3 की द लॉज, जो पहले के बाद लगभग 30 वर्ष बाद लिखी गई। जो पहली पुस्तक थी इसके बाद 30 वर्षों बाद लिखी गई। इसमें आदर्श राज्य स्थापित करने के विचार के स्थान पर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। इसमें क्या अपनाया? व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। 5000 व्यक्तियों के समुद्र से दूर राज्य में प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है। आर्थिक क्रियाओं पर राज्य का कड़ा नियंत्रण है। निर्धनता व अधिक धन की समस्या विद्यमान नहीं है। हर नागरिक को आवश्यक व सुख की वस्तुएं प्राप्त हैं। जनसंख्या स्थिर करने हेतु कम उम्र में शादी करना मना है। मुद्रा केवल उसी नगर राज्य में स्वीकार की जा सकती है। उपनिवेशों को स्थापित करना आवश्यक नहीं है। ब्याज पर धन उधार देना मना है व ऋण भुगतान हेतु बाध्य करना मना है। दासों को केवल कृषि कार्य प्राप्त हो सकता है। व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार है। व्यापार व उद्योग विदेशियों के हाथ में है। राज्य के नागरिक शिल्पकला का कार्य नहीं कर सकते। विज्ञापन पर प्रतिबंध है। इसके अनुसार जीवन स्वयं अपना लक्ष्य है और आदर्श जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है। तो ये थे प्लेटो के विचार। प्लेटो के बाद में आता है अरस्तु। अरस्तु किसका शिष्य था? अरस्तु प्लेटो का ही शिष्य था। अरस्तु कब हुआ? 384 से 322 ईसा पूर्व की राज्य नामक संस्था है, उसकी उत्पत्ति के संबंध में विचार किसने दिए थे? अरस्तु ने। इन्होंने कहा परिवार तथा गांव के समान राज्य भी जीवन की आवश्यकताओं के द्वारा उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि लाइफ की जो भी आवश्यकता होती है इससे किसका निर्माण होता है? राज्य। इसने आदर्श राज्य का विचार प्लेटो के समान ही बताया, परंतु इसके अनुसार राज्य के शासन में सभी नागरिकों का हाथ होना चाहिए। इन्होंने कहा कि शासन में सभी नागरिकों का हाथ होना चाहिए। तो अरस्तु ने नागरिकता किसे प्राप्त करना संभव बताया? कि नागरिकता केवल सैनिक, पुरोहित, शासक व राजा को ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इनका काम क्या था? प्रतिष्ठित काम था। कृषक हमेशा कृषि कार्यों में लगा रहने से क्या प्राप्त नहीं कर सकता? नागरिकता। क्योंकि गुणों का विकास व राजनीतिक कार्य हेतु आवश्यक अवकाश की आवश्यकता होती है, जो कृषक को नहीं मिलता। इसके अलावा मध्यम वर्ग धनी व निर्धन पर नियंत्रण रखता था। इन्होंने एक कड़ी बताई है, धनी व गरीब। इसके दोनों के ऊपर नियंत्रण किसका था? मध्यम वर्ग का नियंत्रण था। संपत्ति के बारे में अरस्तु ने कहा संपत्ति गृह सामग्री का हिस्सा है तथा संपत्ति प्राप्त करने की कला गृह प्रबंधन की कला है। इन्होंने धन प्राप्त करने की कला अरस्तु ने किसे बताया? गृह प्रबंधन की कला। अरस्तु का दासों के बारे में क्या विचार था? इन्होंने बताया कि ये राज्य के धन का अंग है। तो दासों को क्या बताया? राज्य का धन, प्रॉपर्टी बताया राज्य की। तथा दासता प्राकृतिक संस्था है। क्या है? इसे दासता को प्राकृतिक संस्था बताया। अपने जन्म से ही कुछ मनुष्य राज्य करने के लिए पैदा होते हैं तथा अन्य दास बनने के लिए जन्म लेते हैं। दासता प्राकृतिक संस्था होने से ये कानून के द्वारा दास बनाने के विरोधी थे। इसके अनुसार एक यूनानी को अन्य यूनानी भाई को दास नहीं बनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि एक यूनानी है उसे दूसरे यूनानी को दास नहीं बनाना चाहिए कानूनी रूप से, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ही दास पैदा होते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में अरस्तु के विचार थे। प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना इन्होंने की। अरस्तु ने क्या की? प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की। भाई अपने गुरु के साम्यवाद की आलोचना कर दी। इन्होंने कहा कि यदि राज्य में व्यक्तियों को निजी संपत्ति का अधिकार प्राप्त है तो वे सभी कार्यों को अत्यधिक रुचि के साथ करेंगे। व्यक्तिगत संपत्ति के हित से प्रेरित होकर राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों में व्यस्त रहेगा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को निजी संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। इससे क्या होगा? वे इसकी तरफ आकर्षित होंगे और कार्यों में संलग्न रहेंगे, कार्य करते रहेंगे।
फिर इन्होंने द्रव्य व मूल्य के सिद्धांत के बारे में बताया या संबंध के बारे में बताया। अरस्तु ने द्रव्य व मूल्य इन दोनों के बीच संबंधों को बताया। प्रत्येक उस वस्तु के जो हमारे पास होती है दो प्रकार भिन्न उपयोग होते हैं, एक तो उपयुक्त अथवा मुख्य तथा दूसरा अनुपयुक्त अथवा गौण। इन्होंने कहा एक तो होता है मुख्य, एक होता है गौण उपयोग। उदाहरण, जूता पहनने व विनिमय दोनों के काम आता है। द्रव्य या मुद्रा के बारे में इनका क्या विचार था? इन्होंने कहा मुद्रा समाज को वस्तु विनिमय की असुविधा से मुक्त करती है। यह विनिमय का माध्यम हिसाब की इकाई तथा वर्तमान उपभोग को भविष्य हेतु स्थगित करने तथा मूल्य संचय का कार्य भी करती है तथा ब्याज के विरुद्ध है। इन्होंने द्रव्य या मुद्रा के बारे में क्या कहा? मुद्रा के विचार के बारे में तो आप लिख लीजिए। इन्होंने कहा विनिमय का माध्यम है। क्या है? विनिमय का माध्यम, एक नंबर। दो नंबर बात क्या कही इन्होंने? हिसाब की इकाई, हिसाब की इकाई। तीन नंबर क्या कहा इन्होंने? संचय का साधन, मूल्य संचय का साधन भी है। लेकिन ये इसे क्या मानते थे? अनुत्पादक। मुद्रा अनुत्पादक है और ब्याज के विरोधी थे। अब हम देखते हैं प्राचीन रोमन आर्थिक विचार। यूनान प्राचीन आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक सभ्यता का केंद्र था, परंतु प्राचीन रोम के लोग दर्शन शास्त्र व अन्य शास्त्र के अध्ययन के स्थान पर विजय प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते थे। उनके जीवन का उद्देश्य सैनिक व राजनीतिक शक्ति का विकास करना था। इसने अधिकतर आर्थिक विचार यूनान से ही उधार लिए। तो रोम ने अपने आर्थिक विचार कहां से लिए? यूनान से। कहां से लिए? यूनान से लिए। इनके विचार तत्वज्ञानियों, कृषि लेखकों व समर्थियों के लेखों से प्राप्त होते हैं। प्लिनी द एल्डर, मार्कस ऑरेलियस आदि प्रसिद्ध तत्वज्ञानी थे। केटो ने पुस्तक लिखी कौन सी? द एग्रीकल्चरा। इस पुस्तक में प्राचीन रोम के भूस्वामी के नैतिक व आर्थिक दृष्टिकोण को व्यक्त किया। ये किसके पक्ष में थे? कॉमर्शियल फार्मिंग के। ये कॉमर्शियल फार्मिंग के पक्ष में थे। कौन? केटो। फिर आता है सीसरो। सीसरो कृषि को प्रतिष्ठाजनक व व्यापार को घृणाजनक व्यवसाय बनाते हैं। तो इसके अनुसार प्रतिष्ठाजनक व्यवसाय कौन था? कृषि। और घृणाजनक व्यवसाय कौन सा था? व्यापार। व्यक्तिगत संपत्ति व दासता के समर्थक थे। श्रम विभाजन के लाभों के संबंध में इन्होंने प्लेटो की तरह ही विचार दिए। ब्याज लेने के विरोधी थे, ब्याज के विरोधी थे। अगले तत्वज्ञानी कौन आते हैं? सनिका, मार्कस आर्लियस और एपिक्टेटस। ये क्या थे? ये लोभ तथा विलासिता के विरोधी थे। दासता के दोष पर प्रकाश डाला। इन्होंने क्या डाला? दासता के दोष पर प्रकाश डाला। दासता के दोष पर प्रकाश डाला तथा अंतरराष्ट्रीय ब्याज के लाभों की प्रशंसा की। फिर प्लिनी द एल्डर, इन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में बड़े व छोटे खेतों की तुलनात्मक विवेचना की। दासता की निंदा की। किसकी निंदा की? दासता की निंदा की। बड़े व छोटे खेतों की तुलना की। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था को मुद्रा अर्थव्यवस्था से अच्छा समझते थे। प्लिनी क्या समझते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली को मुद्रा प्रणाली से गुड समझते थे। तो ये किसके समर्थक थे? प्लिनी वस्तु विनिमय प्रणाली के, याद रखना। बाद में आते हैं वारो
कोल्लुमेला, प्लेडियस, इन्होंने कृषि अर्थशास्त्र की प्रशंसा की। किसकी? कृषि अर्थशास्त्र की प्रशंसा की। इन्होंने भी दासता प्रथा की हानियों की विवेचना की, स्मॉल स्केल फार्मिंग के पक्ष में थे तथा एब्सटेनी ओनरशिप के विरोधी थे। इसके बाद में जस्टिनियन के विचार देखते हैं। जस्टिनियन के समय में रोम के कानून के विभिन्न स्रोतों को एकत्रित कर कॉर्पस यूरिस सिविलाइज बनाई गई। फिर पेपिनियस, पोलस तथा गोयस आदि समर्थियों ने कानूनों को धर्म से अलग किया, वर्तमान संपत्ति कानून का निर्माण किया, व्यक्तिगत संपत्ति तथा संविदा की स्वतंत्रता को मनुष्यकृत आवश्यक आर्थिक संस्थाएं घोषित किया। इनके अनुसार मनुष्य को अपनी संपत्ति का अपनी इच्छानुसार उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो हमने इसमें यहूदी, हिंदू, यूनानी, रोम आदि विचारधाराओं के बारे में पढ़ा तथा अनेक प्रसिद्ध दार्शनिकों के विचार भी पढ़े। हमारे पूर्व संस्थापित आर्थिक विचार यानी प्री क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट में दूसरा अध्याय पूरा हो चुका। कल हमने आर्थिक विचारों के इतिहास की विषय सामग्री में महत्व वाला अध्याय पढ़ा। आज हमने प्राचीन आर्थिक विचार का अध्याय पढ़ा। कल हम मध्यकालीन आर्थिक विचार के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद। बने रहिए इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।